हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स जो बेस्ड होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज होगी विश्व रेडियो दिवस पर, दूसरी है खनन प्रहरी मोबाइल ऐप, तीसरी है एपीईडीए एपीडा ने अपनी यात्रा के 37 साल पूरे किए, चौथी होगी निर्माण से शक्ति पहल, ये ईएसआईसी की एक पहल है। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2023, ये पहल। फिर रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल। फिर अगला होगा उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून। अगली होगी एमपॉक्स, जिसको WHO ने मंकी पॉक्स से एमपॉक्स का नाम दे दिया है। फिर अगला होगा मार्बर्ग वायरस। नेक्स्ट होगा न्यायिक समीक्षा, और इसके बाद मैमटस क्लाउड, जो यूएसए में क्लाउड देखे गए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं विस्तार से। पहला है विश्व रेडियो दिवस। भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो श्रोताओं और प्रसारण माध्यम से जुड़े अन्य लोगों को बधाई दी। यह प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रेडियो एंड पीस है। 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को के 36वें सत्र ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की गई थी। इस दिन को वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष यह दिन मनाया जाता है। भारत में लगभग 479 रेडियो स्टेशन है, जो ऑल इंडिया रेडियो को दुनिया के सबसे बड़े प्रसारकों में से एक बनाते हैं। यह लगभग 99.19% भारतीय आबादी को कवर करता है। अब अगली न्यूज है खनन प्रहरी मोबाइल ऐप। भारत सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए खनन प्रहरी नामक एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम CMS-MS लॉन्च की है। यह मोबाइल ऐप कोयला मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जो नागरिकों को घटना के स्थान से भू टैग की गई तस्वीरों तथा टेक्स्ट के रूप में सूचना का उपयोग करके अवैध कोयला खनन की घटनाओं के बारे में रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। इस संबंध में किए गए वैधानिक उपायों में शामिल है कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973, खनिज रियायत अधिनियम 1960, कोलियरी नियंत्रण नियम 2004, खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957। इसके अलावा इन क्षेत्रों तक पहुंच और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए परित्यक्त खदानों के मुहाने पर कंक्रीट की दीवारें निर्मित की गई हैं। साथ ही मौजूदा सुरक्षा या CISF कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए CIL कोल इंडिया लिमिटेड की कुछ सहायक कंपनियों में विभिन्न स्तरों पर समितियों या कार्यबलों का गठन किया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज है APEDA ने अपनी यात्रा के 37 साल पूरे किए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA, जिसे वर्ष 1986 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। कृषि जीन्स के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु APEDA को अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त APEDA चीनी के आयात की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत के विचारों के अनुरूप एपीडा स्थानीय रूप से प्राप्त GI या भौगोलिक संकेत जिसे कहते हैं, उसके साथ साथ स्वदेशी जातीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन या WTO व्यापार डेटा के आधार पर भारत वित्त वर्ष 2021-22 में 24.77 बिलियन US के निर्यात के साथ कृषि उत्पादों का विश्व का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। एपीडा की हाल की कुछ पहलों में फार्मर कनेक्ट पोर्टल, वाराणसी कृषि निर्यात हब, बाजरा आदि के प्रचार के लिए बाजरा पोर्टल सम्मिलित है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं निर्माण से शक्ति पहल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए निर्माण से शक्ति नामक एक पहल की शुरुआत की है। निर्माण से शक्ति पहल में चरणबद्ध तरीके से ESI योजना अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन और आधुनिकीकरण, बेहतर आधुनिक सुविधाओं के साथ 100, 200, 500 बेड वाले अस्पतालों के लिए मानक डिजाइन तैयार करना,
पर्यवेक्षण, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई भवन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ साथ भूमि संपत्ति दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, परियोजना की निगरानी हेतु ऑनलाइन रियल टाइम डैशबोर्ड आदि जैसे शामिल हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIC एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जो इस योजना के तहत शामिल श्रमिक आबादी और उनके आश्रितों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। अब नेक्स्ट है एरो इंडिया 2023। 13 फरवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, जो भारत के बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना स्टेशन में 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इस वर्ष की थीम रनवे टू अपॉर्चुनिटी है और इसका फोकस एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की वृद्धि को प्रदर्शित करने पर है। एरो इंडिया 2023 मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के अनुरूप स्वदेशी उपकरणों, प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करेगा। एरो इंडिया के प्रमुख प्रदर्शकों में एयरबस, बोइंग, डसॉर एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, SAAB, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आदि शामिल है। अब नेक्स्ट न्यूज है। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं AG स्मार्ट क्लासेस। रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल, डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव DTTI। DTTI भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका USA के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सैन्य प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यापार में सहयोग के माध्यम से अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। यह पहल 2012 में शुरू की गई थी तथा इसे रक्षा निर्माण, अनुसंधान और विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग की सुविधा हेतु डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी स्थापित कर सैन्य बलों की अंतर क्षमता और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून। देहरादून में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में, ये तो देहरादून में है और तो यूपी में तो सबसे ज्यादा ही होता है, तो सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटालों को लेकर 11 फरवरी 2023 को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। अगले दिन उत्तराखंड के राज्यपाल ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने को रोकने हेतु उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम उपाय अध्यादेश 2023 को अपनी सहमति दे दी। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून में कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे इस अध्यादेश में दोषियों के लिए 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान है। इस विनियमन का उद्देश्य परीक्षा की अखंडता को बाधित करने, अनुचित तरीकों का उपयोग करने, प्रश्न पत्रों का खुलासा करने और अन्य अनियमितताओं से जुड़े अपराधों को रोकना है। अब अगली न्यूज है एमपॉक्स या मंकी पॉक्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1 जनवरी 2022 से 110 देशों में मंकी पॉक्स से कम 85,765 मामलों की पुष्टि के साथ ही 1382 संभावित मामले दर्ज किए गए। इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित देश USA था, जहां 29,948 मामलों की पुष्टि की गई। WHO ने इसके वैश्विक जोखिम का मूल्यांकन मध्यम के रूप में किया है और यह भी घोषणा की है कि वह इस बीमारी को मंकी पॉक्स के बजाय एम पॉक्स के रूप में संदर्भित करना चाहता है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक वायरल बीमारी है जिसके लक्षण चेचक के समान होते हैं, लेकिन यह कम संक्रामक होता है। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के अफ्रीकी देश में यह पहली बार वर्ष 1970 में मनुष्यों में पाया गया था। चेचक के उन्मूलन के लिए उपयोग किए जाने वाले टीके एम पॉक्स से सुरक्षा करते हैं। इस रोग के इलाज के लिए नए टीके भी विकसित और स्वीकृत किए गए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज है मार्बर्ग वायरस। मध्य अफ्रीका के भूमध्य रेखीय गिनी में मार्बर्ग वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मार्बर्ग वायरस रोग अत्यधिक संक्रामक है और इसके कारण रक्तस्रावी बुखार होता है। यह तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द और चिंताजनक अस्वस्थता के साथ आकस्मिक रूप से शुरू होता है। इस वायरस से संक्रमित होने वाले प्रत्येक 100 लोगों में से 88 की मृत्यु की संभावना है। यह वायरस फ्रूट चमगादड़ से लोगों में फैलता है और संक्रमित लोगों के शारीरिक तरल पदार्थों, सतहों और सामग्रियों के सीधे संपर्क के माध्यम से अन्य मनुष्यों में फैलता है। मार्बर्ग की पहली पहचान वर्ष 1967 में 1967 में जर्मनी और बेलग्रेड, सर्बिया में प्रयोगशालाओं में एक साथ बीमारी फैलने के बाद दुर्लभ वायरस के रूप में की गई थी। अब नेक्स्ट न्यूज है न्यायिक समीक्षा।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित उम्मीदवार की उपयुक्तता न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकती। न्यायिक समीक्षा एक प्रकार की न्यायालयी कार्यवाही है जिसमें न्यायाधीश एक सार्वजनिक निकाय द्वारा लिए गए निर्णय या कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करता है। यह किसी देश के न्यायालयों द्वारा विधायिकाओं, सरकार के कार्यकारी और प्रशासनिक अंगों के कार्यों की जांच करने तथा यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि ऐसी कार्रवाइयां राष्ट्र के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है अथवा नहीं। न्यायिक समीक्षा को संविधान का मूल ढांचा माना जाता है। न्यायिक समीक्षा को का समर्थन करने वाले कुछ प्रावधानों के एग्जाम्पल हैं, जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द करने का मामला उठा था और उसी के बाद से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज कर दी थी। फिर अगली न्यूज है मैम्टस क्लाउड। हाल ही में बादलों का एक समूह जो नीचे से बुलबुले की तरह दिखाई देता है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के नेब्रास्का पर मंडराते हुए देखा गया, क्योंकि गर्म हवा जो ऊपर उठती है और ठंडी होने पर एक विशिष्ट तापमान पर पानी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। आमतौर पर विशिष्ट ऊंचाई पर ही ऐसा होता है तथा बादल की तलहटी बुलबुले की तरह दिखाई देती है। पानी की बूंदों के कारण अपारदर्शी बादल बनता है। हालांकि कुछ शर्तों के तहत क्लाउड पॉकेट्स बन सकते हैं जिसमें पानी की बड़ी बूंदें या बर्फ होती हैं जो कि स्वच्छ हवा में वाष्पित हो जाती हैं। ये पॉकेट मेघ गर्जन के निकट अशांत हवा में बन सकते हैं। इस कारण मैम्टस क्लाउड दिखाई देते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।